नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि भारत पर किस प्रकार से मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण हुआ। हम लोगों ने उस लेक्चर में अरबी आक्रमण की बात की थी, तुर्की आक्रमण की बात की थी और देखा था कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आज हम उसके आगे की व्यवस्था को बात करेंगे दोस्तों, और उसके आगे की व्यवस्था को हम जब देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है दिल्ली सल्तनत का पूरा एक इतिहास। दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है ये 1206 से 1526 के बीच में दोस्तों रहेगा। इस पूरी व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत नाम क्यों दिया गया, सबसे पहले तो ये समझना है, क्योंकि जितने भी शासकों ने इस पूरे ड्यूरेशन में शासन किया, उन शासकों में अगर कोई एक चीज कॉमन थी तो वो दिल्ली का क्षेत्र था। सभी ने दिल्ली को केंद्र बनाकर अपना शासन किया, और चूंकि दिल्ली केंद्र के तौर पर रही, यहां पर इनका शासन रहा, इसलिए हम इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और जब दिल्ली सल्तनत को दोस्तों पढ़ा जाता है तो सबसे पहले यहां बात की जाती है गुलाम वंश की या मामलुक वंश की। वैसे तो यहां पर लगभग इस पूरे ड्यूरेशन की बात करें तो 5 अलग अलग डायनेस्टीज का शासन रहा। अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आए, उन्होंने अपने नाम पर, अपने सरनेम को लेकर अपने राजवंश का नामकरण कर दिया, और ऐसे हम इस पूरे समय अवधि में 5 अलग अलग राजवंशों को देखते हैं। अगर हम इन राजवंशों की बात करें दोस्तों तो हमें 5 प्रमुख राजवंश जो देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहा, इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, जो लगभग 1290 तक चलता है। 1290 तक चलता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसे दास वंश भी कहा जा सकता है और इसे मामलुक के नाम से भी जाना जाता है। हम अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्यों गुलाम वंश कहते हैं, क्यों दास वंश कहा गया, क्यों मामलुक वंश इसे नाम मिला। ऐबक के बाद जो सेकंड मिलेगा दोस्तों, वो हमें देखने को मिलेगा खिलजी। जब खिलजी की बात करेंगे तो लगभग 1290 से शुरू होकर 1320 तक हम लोगों को खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलेगा। अब यह जो खिलजी वंश चला, इस पूरे वंश को आप क्या नाम दे देंगे? खिलजी वंश। अब इसको खिलजी वंश क्यों कहा गया? क्योंकि यहां आपको मिलेगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो रहा, इसने खिलजी वंश की नींव रखी थी। इसने क्या किया? इस पूरे ऐबकों का जो मामलुक वंश चलता है, इस मामलुक वंश के अंतिम शासक का नाम था कैक्यूमर्श। उसको मारा, और उसको मारने के बाद 1290 में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम देखें तो खिलजी वंश की नींव रख दी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के बाद हम अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक शासक देखते हैं, जिससे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज जानेंगे इसमें कि भाई खिलजी वंश की व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के क्या काम रहे और किस प्रकार से वो इतिहास में एक प्रसिद्धि का केंद्र बना रहा। फिर हम लोग तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों, यहां पर तो आएगा तुगलक वंश, जिसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 1320 से हम लोग देखें तो 1414 तक ये तुगलक वंश का शासन रहता। अब ये तुगलक वंश दोस्तों इस रूप में भी जाना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समस्त 5 के 5 राजवंशों में, डायनेस्टीज में, ये सबसे ज्यादा समय तक रहा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय तक अगर किसी ने शासन किया था तो वो कौन था, तो वो तुगलक डायनेस्टी थी। इसकी स्थापना लगभग 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखें चौथा हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों खिज्र खां के द्वारा स्थापित। खिज्र खां जो था, इसने एक नया वंश स्थापित किया। तो 1414 से लेकर लगभग 1451 तक चलता है, और इसको नाम दिया गया दोस्तों सैयद वंश। ये सैयद वंश चला, जिसमें खिज्र खां बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, जिसके बारे में हमें जानना होगा, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और पांचवा और अंतिम वंश जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, वो था दोस्तों बहलोल लोदी का वंश। बहलोल लोदी जो रहा, इसने लगभग 1451 में हम देखें यहां पर लोदी वंश की नींव रखी, और ये लोदी वंश 1526 तक चलता है। और हम इस लोदी वंश के अंतिम शासक को देखते हैं इब्राहिम लोदी को, जिसे मारकर बाबर जो है वो 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। तो जिस टॉपिक को आज से हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो सल्तनत काल का लेक्चर है। और इस सल्तनत काल के लेक्चर में दोस्तों ये पांचों के पांचों वंश जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो
मेंस हो या कोई अदर वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इन सब में भी हम देखें तो कुछ खास शासकों के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा केंद्रित होते हैं। अगर हम यहाँ पर गुलाम डायनेस्टी की बात कर लें तो यहाँ पर जो मेन व्यक्ति रहेगा इल्तुतमिश, हम लोगों को इसका शासन देखना है, बलबन का शासन देखना है, ये थोड़े से केंद्रित होते हैं। इसके अलावा भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। जब हम खिलजी वंश की बात करते हैं दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी जो रहा वो इसी वंश का था और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को लेकर देखा जाता है कि उसने सिकंदर के समान सिकंदर शानी की उपाधि धारण की और किस प्रकार से भारत में अलग अलग प्रकार के अभियान किए और अभियानों के माध्यम से भारत विजेता बनने का प्रयास किया। और इसी अभियानों में उसके कुछ चर्चित अभियान भी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि रानी पद्मिनी के लिए किया गया चित्तौड़ का अभियान भी देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से राणा रतन सिंह के साथ उस समय युद्ध देख मिला। और जब हम तुगलक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक MBT वह फिरोज तुगलक इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं जिनके समय के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सैयद वंश की बात करते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि खिजर खां से क्वेश्चन आ सकते हैं और लोधी वंश से इब्राहिम लोधी और साथ साथ सिकंदर लोधी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनके बारे में पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी तो आप ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में अधिकतर लोग जो होते हैं वो इसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमारा भी उद्देश्य है कि हमारी एग्जाम क्रैक हो जाए, बराबर दोस्तों। चलिए, तो यहां हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, गुलाम वंश या मामलुक वंश की बात करेंगे जो 1206 से 1290 के बीच में चलता है। और अगर हम इसके शासकों की दोस्तों यहां बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों को गुलाम वंश के कई सारे शासक है जो देखने को मिले हैं। अगर हम गुलाम वंश के शासकों की बात करें तो लगभग 11 शासक यहां पर थे। कितने? 11 शासक थे और इन 11 शासकों ने लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था। तो गुलाम वंश के 11 शासकों ने 84 ईयर्स तक शासन किया, जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति था जिसने 1206 में इस गुलाम वंश की स्थापना की और इस वंश को दास वंश और मामलुक वंश भी कहा गया, ये हम लोगों को समझना है। अब गुलाम तो इसलिए कहा गया क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक। तो चूंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और उसके द्वारा इस पूरी डायनेस्टी की स्थापना की गई, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा गया दोस्तों, ठीक है ना। यहां से गुलाम इसका नाम पड़ता है। लेकिन मामलुक क्यों कहा गया? मामलुक का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र माता पिता की संतान। आगे जाकर इसके जो राजा रहे उन्होंने दूसरे राजाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया, इसलिए इसको मामलुक भी कहा गया। और दास वंश क्यों कहा गया? क्योंकि ये दास ही था ऐबक, इसलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दास शब्द का मतलब भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दास से मतलब होता था जन्मजात दास, किसी के अब्बा ने किसी से कर्ज लिया हो, ऋण लिया हो, उसके बाद उसको पूर्ति नहीं कर पाया हो, तो उसका वंशानुगत तौर पर दास जो हुए बनते चले जाते थे। और ये वो समय था जब दोस्तों दासों को खरीदा भी जाता था, बेचा भी जाता था। तो ये दास खरीदे भी जा सकते थे और बेचे भी जा सकते थे। इसी प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ये गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश चलता है, जिसमें प्रमुख शासक कौन है दोस्तों? तो पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लगभग 1206 से 1210 तक शासन करता है। आराम शाह उसका पुत्र होता है, हालांकि ये अयोग्य होता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसे शासक बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो अमीर वर्ग रहे, वरिष्ठ व्यक्ति थे जो समाज में उच्च स्थान रखते थे, उन्होंने इसको शासक बना दिया। अब इसके नाम से ही पता चल जाएगा, आराम शाह, आराम पसंदी शासक था ये। लगभग 7 से 8 महीने इसने शासन किया होगा और बाद में इल्तुतमिश जो बदायूं के सूबेदार के तौर पर नियुक्त होता था, उसे बुलाया गया। जैसे इल्तुतमिश को बुलाया गया तो इल्तुतमिश ने इसको खत्म कर दिया और इसको मारने के बाद 1211 से इल्तुतमिश ने शासन शुरू किया। वास्तव तौर पर हम देखें तो जो गुलाम वंश हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था तो इल्तुतमिश ही था। क्यों? क्योंकि ये इल्तुतमिश ही शासक था जिसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की वास्तविक चीज को उकेरा था, स्थापित किया था। क्योंकि जो ऐबक था उसने जब शासन प्रारंभ किया था तो ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी।
वो इल्तुतमिश ही था जो सबसे पहले दिल्ली राजधानी बनाता है और उस दिल्ली को केंद्र बनाकर काम करना शुरू करता है। तो अगर हम एक्चुअल दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ देखें तो वो इल्तुतमिश से ही होता है, जिसने लगभग 1211 से 1236 के बीच में शासन किया। और इसने कई सारी चीजों को बदलने का काम भी किया, क्योंकि इस समय अमीर और उलेमा वर्ग के अनुसार आपको शासन चलाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम व्यवस्था में सर्वोच्च व्यक्ति थे या मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, उनके हिसाब से शासन चलाना होता था। तो ये इल्तुतमिश वो व्यक्ति आए जिसने अमीरों का भी दिल्ली में दमन किया, उलेमा वर्ग की बातों को उपेक्षा करते हुए इसने उत्तराधिकार के नियमों में बदलाव किया। और जब इसकी डेथ हुई थी 1236 में, तो इसने अपने जीते जी अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था, जबकि उस समय की व्यवस्था में, मुस्लिम परंपरा में स्त्री का उत्तराधिकारी बनना पॉसिबल नहीं था। तो इसने उन सामाजिक व्यवस्था के विपरीत जाकर ये सब काम किया था। तो इल्तुतमिश को हम एक परिवर्तन लाने वाला शासक कहते हैं। मुद्रा व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो, सब में अगर किसी ने स्थापना व्यवस्थित तौर पर की है तो वो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासक बनती है लगभग 1236 से 1240 तक, लगभग 3 साल 4 महीने 11 दिन के आसपास शासन करती है। इससे ज्यादा इसका शासन नहीं रहा था। उस छोटे से शासन में भी रजिया ने अपना प्रभाव छोड़ा। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के तौर पर हम इसे देखते हैं। रजिया जब गई तो इसके साथ हम लोगों को मुइजुद्दीन बहराम शाह शासन देखने को मिलता है। बहराम शाह के समय एक इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, नायब का पद प्रारंभ किया जाता है। सर्वोच्च पद होता था ये अधिकारियों में, नायब का पद। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह शासक बनता है। अलाउद्दीन मशहूद शाह की जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो नासिरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से शासक बनता है। बलबन इसको अपना दामाद भी बना लेता है और बाद में नासिरुद्दीन महमूद बलबन को नायब का पद भी देता है, उलुखा की उपाधि भी देता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे लेक्चर में। तो ये सब काम होता है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता है कि बलबन ने ही आगे जाके धीमा जहर देकर मार दिया। और जब नासिरुद्दीन महमूद मर गया तो बाद में बलबन ने एक स्वतंत्र तौर पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली और 1266 से 1286 तक लगभग 19-20 साल इसने शासन किया था बलबन ने। और शासन करने के दौरान बलबन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम इसने किया कि शासन की जो परिपाटी है उसको बदल दिया। सैन्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए बलबन ने। वो बलबन ही था जिसके समय हम लोगों को दीवान अर्ध नाम का सैन्य विभाग देखने को मिलता है और सेना का पुनर्संगठन की व्यवस्था भी बलबन के समय से देखने को मिलती है। उसके बाद केकुबा, और केकुबा के बाद शमसुद्दीन क्योमर्स जो होता है वो शासक बनता है। तो ये यहां पर मैंने शासकों की यहां पर बात की है, जिन शासकों ने दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वंश में काम किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब एक एक करके इन सभी शासकों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया। ये वो शासक था दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता है कि खेल खेल में मर गया। इसकी मृत्यु 1210 में जब हुई थी तो घोड़ा से गिर गया था। ये चौगान आधुनिक पोलो जैसा गेम खेल रहा था और खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिरा तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो खेल खेल में मरने वाला सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिंध मुल्तान को अगर हम छोड़ दें तो जितना भी उत्तर भारत का प्रदेश मोहम्मद गौरी ने जीता था उस पूरे प्रदेश को मोहम्मद गौरी ऐबक को सौंपकर वापस लौट जाता है। 1205 में खोखरों के विद्रोह करता है कौन, दमन करता है गौरी। और अंत में दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। नमाज पढ़ रहा था जब वो, मोहम्मद गौरी की हत्या होती है, उसका उत्तराधिकारी ऐबक हो जाता है और भारत में ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करके शासन प्रारंभ कर देता है। जब इतना बड़ा क्षेत्र ऐबक को मिला तो ऐबक ने पता है क्या किया, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का ना तो खुतबा पढ़वाया और ना ही कभी अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। ये बहुत बड़ी बात थी, ना तो खुतबा पढ़वाया ना अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, बल्कि मलिक और सिपे सलाहार के पद के तौर पर इसने काम किया है। अपने आप को सुल्तान भी नहीं कहा था ऐबक ने। तो ऐबक ने कभी स्वयं को सुल्तान न कहते हुए और अपने नाम के सिक्के और खुतबा वगैरह कुछ आदेश जारी न करवाते हुए शासन किया था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जब इसको शासन व्यवस्था प्राप्त हुई तो इसको समय पर कई सारी समस्याएं मौजूद थी। अब ऐबक ने अपनी स्थिति को बताते हुए, अपनी कहीं ना कहीं क्षमता को बताते हुए उनका अपने ही तरीके से दमन भी किया और इसके लिए उसने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। यह वैवाहिक संबंधों की नीति हमारे लिए नई नहीं थी। हम लोगों ने प्राचीन काल में जब देखा था तो चंद्रगुप्त प्रथम हो या हम लोगों ने बिंबिसार की बात की, वैसे कई सारे शासकों के समय पे हम लोगों ने
वैवाहिक संबंधों की नीति को देखा, जो नीति पुराने समय में भारत में चलती थी या वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करते थे। यही साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए ऐबक ने भी किया। ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया। अब ये यल्दोज कौन है? ये यल्दोज जो है वो गोरी की सेना में एक प्रमुख अधिकारी था। हम ये बोल सकते हैं गोरी के समय का प्रमुख अधिकारी था यल्दोज। इसकी पुत्री से इसने विवाह कर दिया। नासिरुद्दीन कुबाचा, इससे अपनी बहन का विवाह कर दिया और इसकी पुत्री का विवाह इसने कर दिया तुर्की दास इल्तुतमिश के साथ। अब याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का दास है, गुलाम है, और इसके साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मतलब ये दास इसका बन गया है दामाद। ये काम इसने किया तो इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचे से करा के इससे फ्रेंडशिप कर ली और अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, और यल्दोज से अपनी यल्दोज की पुत्री से खुद विवाह कर लिया। तो इन सभी माध्यम से इसने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। लेकिन यहां यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐबक ही क्यों चुना गया गौरी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, जो ऐबक है ये एक प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। किसकी सेना में? गोरी की सेना में। अगर हम बात कर लें तो 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। 1195 में गौरी ने फिर से गुजरात पर आक्रमण किया था, और इन दोनों आक्रमण के समय भीम सेकंड जो था वो सोलंकी वंश का राजा, चालुक्य वंशी राजा गुजरात में था, उसने दोनों बार गौरी को हराया। गौरी कभी इसको हरा नहीं पाया था, लेकिन 1197 में अनिलवाड़ा के युद्ध में ऐबक ने इसको हराकर इसकी व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया था। ये कहीं ना कहीं ऐबक की योग्यता को बताता है। ऐबक एक दूरदर्शी था। ऐबक के अंदर कूटनीतिज्ञ की बोल सकते हैं कि क्षमता थी कि किस प्रकार से वो स्थिति को भांप लेता था, और दूर की सोचकर काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर ऐबक को देखा गया था। और उसी का परिणाम था कि ऐबक ने इस वैवाहिक नीति को अपनाया। लेकिन ऐबक की मृत्यु जब 1210 में हो गई घोड़े से गिरने से, तो उसके बाद आराम शाह लगभग साल भर के लिए, मैं कहता हूं 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था, और इसको जो अमीर वर्ग था उसने गद्दी पर बिठा दिया था। अब ये याद रखिएगा कि आराम शाह को बाद में इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके गद्दी प्राप्त कर ली थी। ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये उदार शासक था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाक्ष बख्श भी कहा गया था, और इसे हातिम द्वितीय भी कहा गया है। इसकी इस क्वालिटी के कारण इसको हातिम द्वितीय भी कहा गया है। एग्जाम में अगर पूछे तो बता दीजिएगा। इसके अलावा ये योग्य सैनिक तो था ही था, साहित्य कला का प्रेमी भी था। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। अब देखिए, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली कुतुब मीनार परिसर के पास आप जाते हैं तो आपको वहां मिलेगी। लेकिन अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक सरस्वती मंदिर था। विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान वंश के शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। उस मंदिर को इसने तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना। अजमेर में सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका ये बहुत बड़ा फैन था, और इन्हीं की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ऐबक का इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसके उत्तराधिकारी रहे बाद में व्यक्ति ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये ऐबक की हम लोगों ने बात की। ऐबक के बाद देखिए आराम शाह 1210 में शासक बना। असंतोष जैसी ऐबक मरा तो ऐबक के मरने के बाद पूरी शासन व्यवस्था में असंतोष व्याप्त हो गया। जनता असंतुष्ट होने लगी, सैनिक वर्ग में असंतोष हो गया, और अशांति और उपद्रव की स्थिति बन गई। तब लाहौर के जो सरदार थे, अमीर थे, उन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो आराम शाह है ये सही में ही आराम पसंद इंसान है। ये कमजोर था, अयोग्य था, भोग विलासितापूर्ण जीवन जीता था, शराब में डूबे रहना और इस प्रकार की प्रवृत्ति इसकी रही। तो ऐसे व्यक्ति से आप शासन की उम्मीद नहीं कर सकते, और वो यहाँ हुआ था। जनता ने इसकी परिस्थिति को देखते हुए कभी इसको अपना शासक स्वीकार नहीं किया था। जनता ने बोल दिया ये ऐसे अयोग्य व्यक्ति को शासन हम लोग स्वीकार नहीं करते, और जनता ने विरोध कर दिया। और यहीं पर आम जनता ने क्या किया कि बदायूं क्षेत्र के प्रांत अध्यक्ष सूबेदार के तौर पर इल्तुतमिश नियुक्त था। मतलब जब ऐबक था उस समय ये बदायूं क्षेत्र के सूबेदार के तौर पर था। इसको बुलाया। जब इसको बुलाया तो इल्तुतमिश जो था उसने दिल्ली के पास
जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हरा दिया। हुआ यह था कि जैसे ही आराम शाह को पता चला कि इल्तुतमिश को बुलाया गया तो आराम शाह भी दिल्ली के क्षेत्र में पहुंच गया और बाद में वहां छोटा सा युद्ध हुआ। उस युद्ध में आराम शाह को हरा दिया, मार दिया और इल्तुतमिश ने गद्दी प्राप्त कर ली और 1211 में हम लोगों को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक मिलता है जो 1211 से 1236 तक शासन करता है। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी समझिए। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है स्वामी, साम्राज्य का स्वामी अर्थ होता है इल्तुतमिश शब्द का। और इल्तुतमिश को अलबारी तुर्क कहा जाता है। दोस्तों इलबारी तुर्क जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पिता जो थे इलाम खान जो थे वो इलबारी जनजाति के सरदार थे, इसलिए इसको इलबारी तुर्क कहा गया। लेकिन इलबारी तुर्क के संबंध में हम लोग अलग अलग शासकों के लिए शब्द सुनते हैं कि इसको भी कहा गया और कुछ जगह पर बलबन को भी इलबारी तुर्क कहा गया है। तो बलबन एक इलबारी तुर्क था। दोस्तों इल्तुतमिश के इलबारी तुर्क होने पर कुछ इतिहासकारों को संशय है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इलबारी तुर्क के तौर पर आप इल्तुतमिश को यहाँ देख रहे हैं। इसके जो पिता थे वो थे इलाम खान, इलबारी तुर्क थे और इसका वंश शमशी वंश था। इल्तुतमिश का संबंध शमशी वंश से था, इसलिए इसे इसके द्वारा स्थापित वंश को शमशी वंश भी कहा जाता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शमशी वंश की स्थापना किसने की थी तो इल्तुतमिश ने ही की थी। और 1205 में याद रखिएगा कि ऐबक ने इसको दास्ता से मुक्ति दे दी थी। ये ऐबक का गुलाम था और चूंकि ये शासक बना तो इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि गुलाम को गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, जिसने 1205 में दास्ता से मुक्ति प्राप्त की थी और ऐबक ने ही इसको दास्ता से मुक्ति दी थी। दोस्तों तो गुलाम का गुलाम शासक इल्तुतमिश था और बदायूं क्षेत्र का सूबेदार माना जाता था। लेकिन जब 1211 में ये शासक बना तो इसने सबसे पहला काम किया था राजधानी परिवर्तन का और ये लाहौर से दिल्ली राजधानी ले आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, तो वो था इल्तुतमिश। और चूंकि अमीर वर्ग जो रहा इस समय दिल्ली का, अमीर वर्ग जो था उसका दमन करने वाला भी अगर कोई शासक था, उनकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने वाला भी अगर कोई शासक था तो वो इल्तुतमिश ही था। यहां पर कहीं ना कहीं उसे मुस्लिम जनता और धर्म गुरु जो थे इनका समर्थन चाहिए था। अब इस उद्देश्य से उसने क्या किया कि बगदाद में खलीफा रहते थे, उनका नाम था, बगदाद के जो खलीफा रहे उनसे उसने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त कर ली। तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर ली 1229 में और यहां से खिल्लत पत्र भी प्राप्त कर लिया। खिल्लत पत्र मैंने बताया था कि यह शासन प्राप्ति का अधिकार पत्र होता था, विशेष अधिकार पत्र होता था। जिस भी व्यक्ति को ये मिल जाता था उसको माना जाता था कि उसको खलीफा का समर्थन प्राप्त है। और खलीफा का समर्थन प्राप्त है इसका मतलब सारी मुस्लिम पॉपुलेशन जो होती थी उसके लिए खलीफा सबसे बड़ा होता था। तो ऐसे में उसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का समर्थन प्राप्त ये माना जाता था। तो खलीफा से खिल्लत पत्र भी इसने प्राप्त किया और 1215 में यल्दोज के साथ इसने तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश ने कई सारे काम किए थे। अगर हम उन कामों के उन सुधारों की बात करें तो सबसे पहला सुधार उसने किया था तुर्कान चहलगाने या चालीसा दल की स्थापना। 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर इसने तुर्की लोगों को संतुष्ट करने के लिए तुर्कान चहलगाने की स्थापना की। ये 40 लोगों का एक दल था। इसके अलावा इसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता व्यवस्था क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। इसमें क्या होता था कि जो भूमि का टुकड़ा होता था, भूमि का टुकड़ा जो है वो वेतन के तौर पर दिया जाता था। तो वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा देना किसने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। और उस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। जनरली किसी को सैलरी दी जाती है तो पैसे में दी जाती है, लेकिन इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करके भूमि के टुकड़े के तौर पर वेतन देना प्रारंभ कर दिया। और जिसको इक्ता दिए जाते थे वो कहलाता था इक्तादार। तो इक्तादार किसको कहते थे, जिसको इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किए। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा का प्रारंभ किया था। एग्जाम में अगर पूछेगा कि टंका और जीतल क्या है, तो चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये दोनों मुद्राएं थी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश का यहां पर हम बोल सकते हैं कि शुद्ध अरबी शैली के जो सिक्के थे ना, वो सबसे पहले अगर किसी ने भारत में शुरू किए थे तो वो इल्तुतमिश ही था। और दूसरी बात,
इसने अपने सिक्कों पर शिव की नंदी की आकृति भी मंडवाई थी। तो शिव नंदी को अपने मुद्राओं पर अंकित कराने वाला शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। इसके पहले मैंने कहा था कि मोहम्मद गौरी वो सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे। तो देवी लक्ष्मी की चित्र वाले सिक्के गौरी ने शुरू किए थे और शिव नंदी की आकृति वाले जो सिक्के थे वो इल्तुतमिश ने शुरू किए थे। और 1221 में अगर हम बात करें तो चंगेज खां के आक्रमण से भी इसने भारत को बचाया था। ख्वारिज्म का राजकुमार था जिसका नाम था जियाउद्दीन मंगबरनी। ये जो मंगबरनी था दोस्तों, इसके ऊपर चंगेज खान ने आक्रमण किया। जब इसके ऊपर चंगेज खान ने आक्रमण किया तो इसने ये सोचा कि भाई मैं शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास चला जाता हूं, और ये शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आया। इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से मना कर दिया, इसको वापस भगा दिया। याद रखिए कि इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना भारत पर आक्रमण कर सकती थी, लेकिन जब इसको भारत में संरक्षण इल्तुतमिश के द्वारा नहीं मिला तो चंगेज खां की सेना सिंधु नदी को पार किए बिना ही वापस चले गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय होने वाला था? तो इल्तुतमिश के समय। लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरनी को अपने यहां पर शरण नहीं दी, जिसकी वजह से चंगेज खां सिंधु नदी को पार किए बिना वापस चला गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चंगेज खां कौन सी नदी को पार किए बिना वापस चला गया था? तो सिंधु को। इसके बाद अगर हम गुंबद निर्माण परंपरा का अगर किसी को जनक मानते हैं भारत में, तो वो इल्तुतमिश को ही मानते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसने नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत का पहला मकबरा था ये मोहम्मद गौरी के नाम पर इसने मदरसा मुज्जी दिल्ली में बनवाया था। तो मदरसा मुज्जी कहाँ है? दिल्ली में है। और ये किसने बनवाया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये सब इल्तुतमिश के काम रहे, सिक्के जारी करना हो या फिर तुर्काने चहलगाने की स्थापना करना हो। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो यहां हमें दिखाई पड़ता है कि इल्तुतमिश जो है उसने बंगाल के शासकों पर भी आक्रमण किया था। और इसी बीच में अगर हम देखें तो इसने मालवा पर भी आक्रमण किया। जब इसने मालवा पर अभियान किया तो लगभग 1233-34 में महाकाल का जो मंदिर है हमारा उज्जैन का, बाबा महाकाल की नगरी, उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी इसने ध्वस्त करवा दिया था। अब उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी इसने ध्वस्त करवाया। बाद में सिंधिया के, राणोजी सिंधिया के समय इसको दोबारा से बनवाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि महाकाल मंदिर को नष्ट कराने वाला शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसने अपने आप को एक न्यायप्रिय शासक अगर कोई कहलाया है गुलाम वंश में तो वो इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने अपने महल के बाद क्या किया था? संगमरमर के 2 शेर स्थापित करवाए। और संगमरमर के ये जो शेर थे, इन शेरों के गले में सोने की घंटी लगा दी। कोई भी आकर इन घंटी के माध्यम से न्याय की गुहार लगा सकता था, और जो भी न्याय लेने के लिए आता था उसे लाल वस्त्र पहनकर आने होते थे। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने हमारे देश में जो इस्लामिक व्यवस्था शुरू हुई उसमें कई सारे सुधार किए थे उस व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन अंततः हम देखें तो अप्रैल 1236 के आसपास इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो इसने अपनी मृत्यु से पहले रजिया को, अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी उसने किसको बनाया था? रजिया को बनाया था। अब इसके बाद हम देखें दोस्तों तो इल्तुतमिश का मूल्यांकन देखें तो याद रखिएगा इल्तुतमिश एक विजेता तो था ही, इसने कई सारे क्षेत्रों में आक्रमण किए। तो इसने अपने शासन पीरियड का सबसे ज्यादा टाइम तो युद्ध में भी लगा दिया था, लड़ता रहा, युद्ध में व्यस्त रहा। बावजूद इसके कि ये युद्धों में व्यस्त रहा, इल्तुतमिश ने शासन प्रशासन पर भी ध्यान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से इसने तुर्काने चहलगाने को हैंडल किया, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए, न्याय के लिए संगमरमर के शेर स्थापित किए, ये सारी जो व्यवस्थाएं हम लोगों को दिखाती है कि इसने प्रशासन को भी महत्वता दी थी। ये कूटनीतिज्ञ भी था, एक योग्य प्रशासक भी था। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे, और वो कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था दोस्तों। आगे जाकर जब इसकी ऊपर की 2 मंजिलें गिर गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का योगदान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आरपी त्रिपाठी जी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश अगर किसी ने किया है तो वो इल्तुतमिश ने किया था। हमने देखा कि गौरी ने भारत में साम्राज्य स्थापना की नींव तो रख दी थी, ऐबक ने साम्राज्य प्रारंभ किया गुलाम वंश का, लेकिन खास कोई व्यवस्था वो स्थापित नहीं कर पाया, उसकी मौत हो गई।
तो अगर वास्तविक शासन किसी ने स्थापित किया है तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के समय हम लोगों के इतिहासकार मिन्हाज और सिराज मिलते थे और इन्होंने तबकात नासिरी की रचना की, जिससे मध्यकालीन इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दोस्तों मिलती है। अब ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। 1236 से 1240 तक रजिया का युग रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि रजिया एक स्त्री थी और दिल्ली का जो अमीर वर्ग था, उलेमा वर्ग था, वो अपने शरीयत के हिसाब से काम करना चाहता था। शरीयत बोले तो मुस्लिमों की कानून संहिता, तो वो शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से शासन करना चाहते थे। और रजिया एक सुल्तान थी और कहीं ना कहीं शरीयत में ये नहीं था कि कोई स्त्री सुल्तान बन सकती थी, शासिका के तौर पर काम कर सकती थी। तो अमीर और उलेमा वर्ग को इल्तुतमिश का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा कि उसने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश का पुत्र था, ये योग्य नहीं था, अयोग्य था, भोग विलासितापूर्ण जीवन जीता था, उसको इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन ये बात रजिया को बिल्कुल नहीं जमी। रजिया ने कहा कि भाई जब मेरे पिता ने मुझको जीते जी शासक बना दिया था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के अमीर मेरे पिता की आज्ञा के विरोध में जाते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा सकते हैं। तो फिर रजिया ने क्या किया, बोले क्या करें। तो हुआ यह था कि जिसको भी न्याय चाहिए होता था वो लाल वस्त्र पहनकर जाता था और इल्तुतमिश को न्याय प्रदान करता था, इसलिए तो इल्तुतमिश को न्यायप्रिय शासक की उपाधि दी गई थी। तो रजिया ने भी क्या किया, रजिया ने जनता से समर्थन मांगा और रजिया भी लाल कलर का चोगा पहनती है। रजिया क्या करती है, लाल वस्त्र धारण करती है और जनता के समक्ष चली जाती है और जनता से बोलती है कि देखिए मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे को सुल्तान बनाया था और ऐसा ऐसा हो रहा है। जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान बन जाती है और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका होने की कहीं ना कहीं जो टैग होता है वो भी रजिया को मिलता है। लेकिन रजिया ने जब शासन प्रारंभ किया तो इसने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया जो शरीयत और उस समय के नियम के हिसाब से तय की जाती थी और इसने बिल्कुल पर्दा प्रथा आदि को त्याग दिया था और पुरुषों की भांति वेश धारण कर लिया था। ये कुल्हा, टोपी और लंबे कोट पहनकर दरबार में आने लगी और जैसे कि पुरुष व्यक्ति शासन कर रहा था उस समय, उस प्रकार शासन करना शुरू कर दिया। और ये शासन की व्यवस्था शरीयत की चीजों का उल्लंघन एक तरीके से उलेमा वर्ग के लोगों को नहीं लमा और अमीर और उलेमा वर्ग ने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि कैसे रजिया को गद्दी से उठाएं। लेकिन चूंकि रजिया भी कूटनीतिक थी, दूरदर्शिता रखती थी, योग्य थी, तो उसको इन षड्यंत्रों का पता लगाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी और इन षड्यंत्रों का पता लगाकर रजिया ने सबको समाप्त करती चली गई थी। लेकिन रजिया ने इन सब चीजों में देखें तो जलालुद्दीन याकूब जो था उसको आमिर आकुर मतलब अश्वशाला का प्रमुख बनाया हुआ था। अल्तुनिया को तबर हिंद मतलब भटिंडा का इक्तदार बनाया था। ये सारी व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली रजिया के समय। हुआ ये कि जब दिल्ली की अमीर वर्गों ने रजिया सुल्तान के खिलाफ लगातार षड्यंत्र किया उसकी व्यवस्था को देखते हुए, तो कई बार षड्यंत्र फेल हो गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, अल्तुनिया जो है इसको बुलाया दिल्ली के अमीरों ने और इसको शासक बनाने का लालच दिया, रजिया को समाप्त करने को कहा। लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को लेकर चला गया और कह दिया कि भाई रजिया मर गई है। लेकिन जब अल्तुनिया ने कहा अमीरों से कि भाई आपने जो कहा था वो पूरा करिए, तो अमीर अपनी बात से मुकर गए। तो अल्तुनिया ने रजिया से बाद में विवाह कर लिया और रजिया से विवाह करके दिल्ली की गद्दी को दोबारा से पाने का प्रयास किया। और जब दिल्ली की ओर ये आ रहे थे तो निकट में कैथल के जंगलों में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई और 1240 में रजिया सुल्तान का अंत हो गया। जब रजिया सुल्तान के जीवन को देखते हैं दोस्तों, तो एक शिक्षित महिला थी, योग्य थी, दयालु थी, कर्तव्य परायण थी, किसी भी हद तक जाकर अपने कर्तव्य को पूरा कर सकती थी, साहसी थी। रजिया सुल्तान कुशल सैनिक और योग्य सेनापति भी थी, जिसने बेहतर तरीके से कम समय में भी अपने शासन की क्षमता को दर्शाया था। और कहीं ना कहीं कूटनीतिक पहल के चलते उसने लंबे समय तक अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को नष्ट भी किया। लेकिन चूंकि रजिया एक स्त्री थी, उसका स्त्री होना कहीं ना कहीं उसके शासन व्यवस्था के लिए महंगा पड़ गया और उसे उस गद्दी से हटा दिया गया और उसे मार दिया गया। इसके संदर्भ में कुछ इतिहासकारों ने कहा भी है, जिसमें मिन्हाज लिखता है, क्या लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक कुशल सुल्तान में होना चाहिए। ये इतिहासकार की बात भी कह रही है कि उसका पुरुष होना कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदेह हो गया। जिस प्रकार से उसने शासन व्यवस्था को चलाया, जनता उससे बहुत खुश थी, लेकिन स्त्री थी चूंकि रजिया, इसलिए उसके लिए समस्या आ गई। वहीं अगर हम एल्फिस्टन की बात करें तो यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के सबसे महान शासकों में लिया जाता।
तो हर एक इतिहासकार इसी और इंगित करता है कि रजिया का स्त्री होना उसके शासन के लिए महंगा पड़ गया, और रजिया के बाद हमें कुछ शासक देखने को मिलते हैं। रजिया के बाद हम देखें तो मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, और इस मुइजुद्दीन बहराम शाह जो था उसने एक समय तक अमीरों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। जब इसने अमीरों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना बंद कर दिया तो दिल्ली के अमीरों ने 1242 में इसको मरवा दिया, ये मर गया। अब इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना क्या रही? नायब का पद। इसने वजीर के पद से भी शक्तिशाली पद नायब का पद का सृजन किया, जो राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था, और इसने इस पद पर एतगीन नाम के व्यक्ति को स्थापित भी करवाया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो बहराम शाह के बाद आया मसूद शाह। मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। इसने लगभग 1242 के बाद 1246 तक शासन किया, लेकिन बाद में बलबन का कहीं ना कहीं उद्भव हमें देखने को मिलता है। जब बलबन का उद्भव हुआ तो बलबन ने क्या किया? मसूद शाह को बंदी बना लिया 1246 में और इसकी हत्या कर दी बाद में, और इसकी जगह पर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। ये नासिरुद्दीन महमूद जो था दोस्तों, वो इल्तुतमिश का पौत्र था और एक धर्मपरायण और सच्चे चरित्र व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान की आयतें लिखता था, उसकी प्रतियां बेचता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। हालांकि ये बहुत अतिशयोक्ति लगती कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हाँ, ये ऐसा व्यक्ति था नासिरुद्दीन महमूद जिससे बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करा दी। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां जाननी चाहिए कि नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करा दी। एक प्रकार से उससे इसकी नजदीकियां बढ़ गई। नासिरुद्दीन महमूद के लिए बलबन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया था। अब नासिरुद्दीन महमूद बलबन के लिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया था, इसी बात से पता चलता है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब का पद दिया। न केवल नायब का पद दिया बलबन को, बल्कि खानों का खां, उलुग खां की उपाधि भी दी। तो उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। लेकिन बलबन ने समय के साथ नासिरुद्दीन महमूद को धीमा जहर देना शुरू कर दिया, और एक समय बाद नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। ऐसा शायद इसलिए भी किया होगा क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के समय से अगर हम देखें, एक समय ऐसा था कि रयान नामक एक नौ मुसलमान मिलता है, इसको नायब का पद दे दिया गया था, और यहीं से बलबन के लिए सुल्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग दृष्टि से देखने लगा था, और इस वजह से बलबन ने धीमा जहर देना शुरू किया। बाद में जब बलबन ने मंगोल आक्रमण को विफल किया तो नासिरुद्दीन ने खुश होकर वापस बलबन को नायब का पद दे दिया, और इसके बाद ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो बलबन अपने आप को स्वतंत्र तौर पर शासक घोषित कर देता है, और 1266 से 1286 तक एक लंबे समय तक हमें बलबन का राज देखने को मिलता है। जब हम बलबन की बात करते हैं दोस्तों, तो बलबन भी एक इल्बारी तुर्क था, और वास्तव में इल्बारी तुर्क जो शब्द यूज किया गया है वो बलबन के लिए ही यूज किया गया है दोस्तों। इसका पूरा नाम हम लोगों को देखने को मिलता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटा था तो मंगोलों ने इसको पकड़ लिया, और मंगोलों ने पकड़कर इसे गुलाम के तौर पर बेच दिया। उसके बाद बलबन ने लंबा समय गुलाम के तौर पर जिया, गुलाम के तौर पर जीवन व्यतीत किया था। एक समय ऐसा आया कि इल्तुतमिश के पास बलबन पहुंचा, और इल्तुतमिश ने इसे अपने तुर्काने चहलगाने चालीसा दल में शामिल कर लिया था, और वहीं से इल्तुतमिश के नजदीकियों में आने लगा। और बाद में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को जब हम देखते हैं तो उनमें बलबन एक इंपॉर्टेंट रूप से शामिल हुआ। धीरे धीरे करके उसने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री की शादी कराकर एक इंपॉर्टेंट पद हासिल कर लिया, और जैसे मौका मिला तो ये शासक बन गया। बलबन के बारे में कहा जाता है कि शासक न होते हुए भी शासन के छत्र का प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वो बलबन था। जब नासिरुद्दीन महमूद शासक था तो बलबन शासक नहीं था, लेकिन उस समय की समस्त जो शक्ति थी शासक की वो कौन प्रयोग करता था? सारे निर्णय लेना हो और किसी भी चीज को शुरू करना हो, बंद करना हो, समस्त निर्णय बलबन ही लेता था। तो इसलिए कहा गया कि शासक न होते हुए भी शासक के छत्र का प्रयोग, शासक की शक्ति का प्रयोग करने वाला सुल्तान बलबन था। और पहले इल्तुतमिश के समय ये तुर्काने चहलगाने का भी एक सदस्य था। रजिया को हटाने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया था बलबन ने। नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने में बलबन की भूमिका थी, और नासिरुद्दीन महमूद को मारने में भी बलबन की भूमिका थी। बलबन इस प्रकार से एक बड़े पद पर पहुंचा। इससे हम लोगों को पता चलता है कि बलबन बड़ा चालाक आदमी तो था। अपना बुद्धि का प्रयोग कर करके धीरे धीरे करके सबको अपने रास्ते से हटाकर उस गद्दी तक पहुंच गया।
बलबन के बारे में ये भी कहते हैं कि इसने जब शासक बना तो इसके सामने 3 प्रमुख कार्य इसने किए। प्रारंभ में कितने प्रमुख कार्य किए? तो प्रारंभ में 3 प्रमुख कार्य जो है बलबन ने किए। सबसे पहला काम किया कि तुर्काने चहलगाने को समाप्त कर दिया। भाई इसका ये सदस्य रह चुका था, तो इसकी स्थिति, इसकी शक्ति को जानता था। उसको देखते हुए बलबन ने सबसे पहले तो तुर्काने चहलगाने को खत्म किया। दूसरी बात कि बलबन नासिरुद्दीन महमूद को मारकर शासक बना था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं विद्रोह की स्वर उठ रहे थे, तो उन विद्रोह को दमन करने का काम बलबन ने किया। और उसके बाद उलेमा वर्ग को राजनीति से पृथक भी किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बलबन यहां देख रहा था कि अगर हम बहराम शाह को शासक बनाने की बात करें, मसूद शाह को शासक बनाने की बात करें, तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसमें बार बार धर्मगुरु उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा था। तो बलबन ने कहा कि देखिए धर्मगुरु जी, आपकी काम है धर्म की व्याख्या करना, उसका प्रचार प्रसार करना, आप उसी में बिजी रहिए, आप शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप मत करिए। तो बलबन ने धर्मगुरुओं का शासन प्रशासन की व्यवस्था में हस्तक्षेप को बंद करवा दिया। ये 3 महत्वपूर्ण सुधार बलबन ने किए। लेकिन उसके बाद बलबन ने एक नई अवधारणा को शुरू किया, जिसे हम राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। राजत्व के सिद्धांत में जो राजत्व शब्द होता है, ये क्या है दोस्तों? एक ऐसे सिद्धांत को, एक नीति को या ऐसे कार्यों को दर्शाता है जिसके माध्यम से कोई शासक अपनी प्रभुसत्ता, अपने अधिकार, अपनी शक्ति को दर्शाने या प्रदर्शित करने का काम करता है, जिसके आधार पर उसकी तूती चारों दिशाओं में बोल सकती है, जिसके आधार पर उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर होगा। तो इस प्रकार का राजत्व सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो बलबन लेकर आता है, और उसने देवी अधिकार का समर्थन किया। इसने कहा कि जो राजा होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि के तौर पर आता है, और ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर आता है तो उसने मुझे तुम पर शासन करने के लिए भेजा। ऐसा कहकर उसने देवी राजत्व के सिद्धांत का समर्थन किया, और उसने जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि भी धारण की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा शासक अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, तो वो बलबन था। इसके अलावा इसने अपने आप को महान बताने के लिए ईरान के अफरा शाही वंश से अपना संबंध जोड़ा। योद्धाओं के वंश से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की। किसने? बलबन ने। और बलबन ने इसी वंश से अपना संबंध जोड़ते हुए कि मैं योद्धाओं के वंश से संबंधित हूं, और ऐसा कहते हुए बलबन कहता है कि जब भी मैं किसी तुच्छ जाति के मनुष्य को देखता हूं तो मेरी भुजाएं अपने आप फड़फड़ाने लगती हैं कि मैं तलवार उठाकर उसको फट से उड़ा दूं। तो इस प्रकार के जो कोटेशन है वो बलबन के समय के देखने को मिलते हैं। बलबन ने राजत्व का देवी सिद्धांत अपनाया था, शाही वंश से अपना संबंध बताया था। इसके अलावा ईरानी आदर्शों और परंपराओं को भी इसने अपने समय में लागू किया था। ईरान के अफरा शिया वंश से अपना संबंध बताया, तो ईरान की कुछ परंपराओं को भी इसने अपनाया, जिसमें सिजदा और पैबोस शामिल था कि आपको अगर शासक के पास आना है तो झुककर आइए, नमन करते हुए आइए, उसके पैरों को चूमिए। ये पैरों को चूमने की जो परंपरा थी ना, वो बलबन के समय से शुरू करवाई गई थी। और ईरानियों का नव वर्ष का त्योहार जो होता है, नवरोज त्योहार, वो भी बलबन ने अपने दरबार में प्रारंभ करवाया था। ये सब चीजें आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसके अलावा हम जब बात करते तो बलबन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके सैन्य संगठन में रहा। बलबन अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने एक सैनिक संगठन की व्यवस्था पर जोर दिया, उसकी आवश्यकता को महसूस किया। बलबन ये चाहता था कि मैं निरंकुशता पूर्वक शासन करना चाहता हूं, तानाशाह के जैसा। मेरे आदेशों का, मेरे शासन का कोई खिलाफत ना कर सके, और इसके लिए उसको एक मजबूत सेना की जरूरत थी। तो उसने एक सैन्य व्यवस्था की स्थापना के जोर दिया। बलबन ने सेना का पुनर्गठन किया, और इसके लिए उसने दीवान ए अर्ज का नाम याद रखिएगा, ये एक सैन्य विभाग था। ये सैन्य विभाग जो है वो बलबन ने स्थापित करवाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। सैन्य संगठन पर ध्यान दिया। इसके अलावा इसने क्या किया? इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि हमने देखा कि इक्ता व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश ने चालू की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था जो प्रारंभ की थी, इस इक्ता व्यवस्था के तहत बलबन के शासन तक या उससे पहले कई सारे सैनिकों को जागीरें, भूमि दान दी जा चुकी थी, मतलब सैलरी के तौर पर दी जा चुकी थी, और उसके कारण बहुत सारे लोग जो थे वो बड़ी बड़ी भूमि के स्वामी हो गए थे। तो बलबन ने यहां पर एक नई नीति अपनाई। बलबन ने कहा जितने भी लोगों को पहले भूमि दी जा चुकी है उन लोगों के मृत्यु का पता करिए। अगर वो लोग मर गए हैं तो उनकी जो भूमि होगी वो पूरी की पूरी भूमि राज्य की हो जाएगी, और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उन उत्तराधिकारियों को क्या किया जाएगा? पेंशन दी जाएगी, जीवित रहने तक आजीवन पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्हें सैन्य शक्ति को वृद्धि की। सैन्य शक्ति में वृद्धि के साथ साथ उसने सैनिकों के वेतन को बढ़ा दिया।
सैनिकों को वेतन देने के बाद इसने उसकी सेना में जो अयोग्य सैनिक होते थे, जैसे आजकल हमारी पुलिस व्यवस्था में देखें, हमारी पुलिस व्यवस्था में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एसआई कांस्टेबल भरे पड़े हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और उनकी तोंद जो होती है, पेट, वो बहुत बाहर आ रहा है। अब चोर को पकड़ना हो तो भाई साहब भागे नहीं पाएंगे, वही अयोग्य हो चुके एक प्रकार से। तो ऐसे लोग जो सैन्य व्यवस्था में थे लेकिन वो योग्य नहीं थे, ऐसे लोगों को रिटायर कर दिया और उनको आजीवन पेंशन दे दी। किसने? बलबन ने। मेरी सेना में जो होगा वो चुस्त तंदुरुस्त योग्य व्यक्ति होगा, अयोग्य व्यक्ति को जगह नहीं होगी, ऐसा सिस्टम चालू किया। बलबन ने कहा कि अगर मुझे अपने निरंकुशतापूर्ण शासन को लगातार चलाकर रखना है तो मुझे मेरे खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का भी पता होना चाहिए। और षड्यंत्र का पता लगा सकता है कौन? गुप्तचर विभाग। तो अपने गुप्तचर विभाग को भी मजबूत किया बलबन ने। इस गुप्तचर विभाग को बरीद मुमालिक के नाम से जाना जाता था और इसमें जो गुप्तचर अधिकारी होते थे उन्हें नगद वेतन देने शुरू किया, जिन्हें बरीद के नाम से जाना जाता था। और एग्जाम में पूछेगा कि बरीद क्या है? गुप्तचर अधिकारियों को बरीद कहा जाता था और बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग था जो बलबन के समय पे संगठित किया गया था। तो गुप्तचरों के साथ बलबन ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने का काम किया और साथ ही साथ ये गुप्तचर जो होते थे वो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में काम करते थे, ये भी ध्यान रखना है। बलबन ने एक बेहतर न्याय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इसने एक कठोर दंड पर आधारित गैर पक्षपात पूर्ण कठोर न्याय व्यवस्था की स्थापना की। बलबन ने कहा कि अपराधी जो होंगे उन्हें कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड दीजिए ताकि दोबारा अपराध करने का वो सोच ना सके और मेरे खिलाफ विद्रोह करने का भी ना सोच सके। सुल्तान ने क्या किया कि जितने भी अपराध थे उन अपराधों से संबंधित मामलों को स्वयं सुल्तान देखता था, खुद सुल्तान देखता था, सुनता था और न्याय करता था सीधे। इन सब मामलों में उसने रक्त लोह रक्त की नीति का पालन किया था। उसने कहा कि विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर दी जाए और उसकी स्त्री और बच्चों को दास बना लिया जाए। इस प्रकार की नीति का पालन किसने किया? बलबन ने किया था। लेकिन बलबन की एक समय के बाद मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु के बाद उसके हम लोगों को दूसरे उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं। लेकिन बलबन को हम एक किंग मेकर की भूमिका में देखते हैं क्योंकि इसने अपने समय में अलग अलग व्यक्तियों को राजा बनाने में मदद की थी। राजा बनाने में दूसरे लोगों को मदद की, इसलिए हम इसको राजा निर्माता या किंग मेकर कहते हैं। लेकिन जब बलबन की मृत्यु होने वाली थी, उसको लगा कि अपना अंतिम समय चल रहा है, तो अपने जीवित रहते ही उसने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया था। उसने देखा कि उसका शहजादा मोहम्मद जो बड़ा बेटा रहा वो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया, अब वो उत्तराधिकारी हो नहीं सकता है। दूसरा बेटा जो रहा जिसका नाम था बुगरा खां, ये बुगरा खां जो था ये सुल्तान पद के लिए योग्य नहीं था, अयोग्य था, विलासितापूर्ण जीवन जीता था। उसने देखा कि एक बेटा जो है वो मर चुका है, दूसरा बेटा योग्य नहीं है, तो उसने क्या किया कि जो शहजादा मोहम्मद बड़ा बेटा था उसका पुत्र जो था उसका नाम था खुसरो। तो शहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को इसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हालांकि ये समय तक छोटा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे बलबन की डेथ हो गई तो बलबन के गैंग में जो बहुत विश्वसनीय लोग होते थे ना, उन विश्वसनीय लोगों ने क्या किया, इस खुसरो को हटा दिया और इसको मार दिया। और इसको मार के जो बुगरा खां था जो एक उदासीन शासक था, भोग विलासितापूर्ण जीवन जीता था, इस बुगरा खां के अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था केकूबाद, इसको सुल्तान बना दिया। अब इसको सुल्तान क्यों बनाया? क्योंकि इससे वे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करवाना चाहते थे। एक समय था इससे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराए, लेकिन इस समय हम लोगों को देखने को मिलता है मलिक फिरोज खिलजी जो एक साधारण तुर्क व्यक्ति था, कोई बड़े पद पर नहीं था कि कोई इनकी सेना में व्यवस्था में कोई बड़े पद पर हो, साधारण तुर्क व्यक्ति था मलिक फिरोज खिलजी। इसने क्या किया, ये केकूबाद को किडनैप किया और मारकर यमुना में फेंकवा दिया। और उसके बाद इसके पुत्र जिसका नाम सफसुद्दीन केक्योमर्स था, उसका लगभग 3 महीने तक संरक्षण किया और मौका पाकर इस केक्योमर्स की भी हत्या करके इस मलिक फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव रखी 1290 में। और यहां से जो मामलुक वंश है वो परंपरा जो गुलाम वंश के माध्यम से शुरू हुई थी वो खत्म हो जाती है। तो हम यह कहते हैं कि मामलुक वंश या गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया, सुधार किए। और अंतिम शासक इस मामलुक वंश या गुलाम वंश का कौन था? तो वो था केक्योमर्स। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का शासन अपन देखते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों आप लोगों के साथ खिलजी डायनेस्टी के शासकों के बारे में बात करूंगा।
हम इंपॉर्टेंटली अलाउद्दीन खिलजी पर चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कैसे शासक बना और किस प्रकार से उसने सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण करके भारत में अपने विजय अभियान किए। राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी देखेंगे, पद्मावत महाकाव्य की बात करेंगे। इन सभी चीजों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।